हेलीवर्ड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने कुछ शेड्यूल्स निपटा लिए थे और आज का चैप्टर हमारा शेड्यूल ही होने वाला है। और जो बच गया था, जो बचे हुए शेड्यूल से हम लोग आज के वीडियो में वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बाकी का इसके बाद आई थिंक एक और वीडियो बनेगा शेड्यूल्स का। फिर उसके बाद हमारा ये शेड्यूल्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया बाकी कोर्सेज के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और बाकी जो कोर्सेज हैं वो फ्री में अपलोड हो चुके हैं। भैया चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं, जाके विजिट कर लेना वहाँ पे। तो भैया हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को शेड्यूल्स कैसे याद करेंगे। तो हमने एक निमोनिक टेक्निक से याद किया था, एक टेंस बनाया था, इसकी वजह से हम लोग सारे शेड्यूल्स याद कर सकते थे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये हमारी टेक्निक थी, निंजा टेक्निक शेड्यूल्स याद करने की। तो इसमें कि हमने टी से टेरिटरी से निपटा ली थी, ई से अम्यूजमेंट यानी कि अलॉटमेंट सैलरीज वगैरह कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की ये भी निपटा ली थी। ए से अफर्मेशन यानी कि ओथ देखी थी हमने कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पोस्ट थी हमारी, जैसे कि हम लोग बात करें कुछ मंत्रियों की, जजेस की, तो उनकी ओथ वगैरह भी अफर्मेशन के अंदर हम लोगों ने देख ली थी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर के बारे में, यानी कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, यानी कि जो राज्यसभा होती है, हमें पता है कि हमारा पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो उसमें से राज्यसभा की सीट कैसे कैसे यूटीज़ के अंदर और स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने फोर्थ शेड्यूल के बारे में। तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर किसके बारे में लिखा है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होता है। तो भैया वो लिखा है हमारे फोर्थ शेड्यूल में। किस में लिखा है? फोर्थ शेड्यूल में। उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे सीट का अलॉटमेंट होगा। तो भैया एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट अमंग ऑल स्टेट एंड ड्यूटी, तो कैसे कैसे होता है हम लोग ये समझते हैं पहले। तो भैया जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट है हमारा, ठीक है, संसद भवन है, तो उसमें हम लोग बात करें दो हाउसेज हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास लोकसभा है, दूसरा है राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो हम लोग बात करें अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें टोटल सीट है कितनी? 543। कितनी है? 543। और वही हम लोग बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा के अंदर सीट्स हैं कितनी? 245 सीट्स हैं। और 245 सीट्स में से आज हम लोग इन्हीं राज्यसभा की सीट के अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे इनकी सीटों का अलॉटमेंट किया जाता है। तो हम लोग बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर हम लोग बात करें 12 सीट्स होती हैं। ये भैया नॉमिनेट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट करते हैं। और कौन कौन सी फील्ड से नॉमिनेट करते हैं हम लोग ये देखते हैं। आर्ट की फील्ड से, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट की फील्ड में बहुत लंबे समय से है और उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो भैया हमारे जो राष्ट्रपति हैं उसको चुनकर राज्यसभा की सीट दे सकते हैं। दूसरा होता है स्पोर्ट्स, यानी कि खेल के मैदान में से आपको कोई पुराना बहुत खिलाड़ी है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे चुन के आप राज्यसभा की सीट दे सकते हैं। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। जैसे कि हम लोग बात करें सचिन तेंदुलकर को भी सीट मिली थी राज्यसभा की। लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड से भी हम हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनको उठा सकते हैं। जैसे कि अगर कुमार विश्वास को चाहें तो भैया हमारे प्रेसिडेंट बना उठा के उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। फिर हम लोग बात करें सोशल सर्विसेज, यानी कि जिसने सामाजिक सेवा में काफ़ी अच्छा नाम कमाया हो और अच्छा खासा काम किया हो, तो भैया उसमें उसको भी प्रेसिडेंट उठा के हमारा राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। या फिर हम लोग बात करें मेंबर्स, तो साइंस की फील्ड में अगर कोई आदमी लंबे समय से है, तो भैया जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तो भैया उसको उठा के क्या बना सकते हैं? उसको उठा के हम लोग बात करें हमारे प्रेसिडेंट का बना सकते हैं। उसको उठा के हमारे प्रेसिडेंट उसे राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। तो भैया इन फील्ड में से हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं 12 मेंबर चुनते हैं। कितने मेंबर चुनते हैं? 12 मेंबर इन 5 फील्ड में से चुने जाते हैं। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। यानी कि 245 में से 12 मेंबर तो हमारे प्रेसिडेंट ने पहले ही चुन के रख लिए, और जो बची हुई 233 सीटें हैं तो भैया वो स्टेट और यूटी से चुनी जाती हैं। और कैसे चुनी जाती है हम लोग इसको भी समझते हैं अब। तो हम लोग बात करें कि भैया हमारे जो 233 मेंबर्स बचे, इनको कैसे कैसे चुना जाता है। तो भैया पॉपुलेशन वाइज चुना जाता है, यानी कि जिस राज्य या यूटी की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, उस राज्य या यूटी से उतने ज़्यादा मेंबर्स जाएंगे। तो अगर हम लोग टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जहाँ से सबसे ज़्यादा मेंबर जाते हैं, तो भैया वो कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूपी से कितने मेंबर जा रहे हैं। यूपी से जा रहे हैं भैया 31 मेंबर, महाराष्ट्र से जा रहा है 19 मेंबर, और तमिलनाडु से जा रहा है 18 मेंबर, वेस्ट बंगाल जा रहा है 16 मेंबर, और बिहार से जा रहा है 16 मेंबर। तो ऐसा क्यों है कि भैया यूपी से 31 जा रहे हैं और महाराष्ट्र से 19 जा रहे हैं? तो भैया जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा मेंबर्स। तो भैया यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं।
और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन थोड़ी कम है कंपेयर टू यूपी, तो भैया इस वजह से यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कम गए। इतना क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया होगा स्टेट से कैसे जाती हैं, ठीक है। और जाती कैसे हैं, हम लोग पूरा प्रोसीजर तो नहीं बता रहा, पर एक होलिस्टिक आइडिया दे रहा कैसे जाते हैं। तो भैया अब हम लोग बात करें कि भैया कैसे चुने जाते हैं। ये 31 लोग हमने देख तो लिए, 31 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर यूपी से जाते हैं। तो भैया जाते कैसे हैं, तो भैया हमें पता है कि विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ पे, 403 सीट है, यानी कि 403 विधायक हैं। इनको चुनता कौन है, जो 403 विधायक हैं भैया, इनको चुनती है पब्लिक। और भैया जब पब्लिक ने इन्हें विधायकों को चुना, तो भैया जो विधायक हैं, अब जो विधायक हैं वो अपने राज्य में से किसी भी, अपनी जगह में से, अपने इलाके में से किसी भी 31 लोगों को भेज सकते हैं। किसके लिए, राज्यसभा की सीट्स के लिए। तो भैया विधायक भेजते हैं किसे, इन मेंबर्स को भेजते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को भेजते हैं। कहाँ पे भैया, आप जाइए, आप हमारे जगह से रिप्रेजेंट कीजिए राज्यसभा के अंदर आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि पब्लिक ने चुना विधायकों को, विधायकों ने चुना इन राज्यसभा के मेंबर्स को। क्लियर था, तो ऐसे करके सीन चलता है। तो ऐसे करके हमारा सीन खत्म हो गया। तो ऐसे करके अलॉटमेंट होती है हमारे किसकी, राज्यसभा के मेंबर की। तो भैया फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या लिखा है, अलॉटमेंट लिखी है, एलोकेशन लिखी है, कैसे राज्यसभा की सीट का बंटवारा होगा स्टेट और यूटीज के बीच में। तो भैया हमने देखा पॉपुलेशन वाइज होता है, और बाकी जो 12 थे तो भैया प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। बाकी जो 233 थे उनको हम लोग बात करें कि पॉपुलेशन वाइज वहाँ पे जो वहाँ के एमएलए वगैरह होते हैं तो वो चुन के भेज देते हैं। तो इतना अलॉटमेंट समझ में आया, कैसे कैसे अलॉटमेंट होती है सीट्स का राज्यसभा की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो अब। तो भैया हमारा फोर्थ शेड्यूल तो हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ शेड्यूल की ओर। तो भैया टीयर्स का हमने TEAR तो कंप्लीट कर लिया। अब एस से बात करेंगे। एस से क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में हम लोग देखेंगे फिफ्थ अपने शेड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि शेड्यूल्ड एरिया। भैया अब हम लोग बात करें कि इनका क्या है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है। यानी कि हमारे देश में पता है अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं, और हम लोग बात करें कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका जो कुछ खास है। तो भैया इनको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है अलग तरीके से प्रोसीजर चलाती है। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, तो इसके लेकर कानून अलग बनते हैं। तो भैया हमारी हम लोग बात करें सरकार 10 राज्यों के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से राज्यों में हमारे ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि कुछ इन्हें शेड्यूल कर दिया गया, नहीं कि इन्हें स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है। इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, मतलब इन ट्राइब्स को कुछ खास प्रकार की छूट मिलेंगी या फिर रियायतें मिलेंगी, या फिर इनके लेकर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग होगा। तो हम लोग इस फिफ्थ शेड्यूल में इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से एरिया हैं, तो भैया हम लोग इन जनजातियों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उन राज्यों के बारे में देखेंगे जहाँ जहाँ पे ये जनजातियाँ हैं। तो कौन कौन से राज्य हम लोग उसको देखते हैं। तो भैया मैं फिर से बता दे रहा कि भैया हमारे फिफ्थ शेड्यूल में एसटीज और एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया के लेकर इनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल को लेकर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है हमारे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। और 10 राज्य कौन कौन से हैं, तो भैया बोले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और हरियाणा। सॉरी मैंने हरियाणा बोल दिया था यार। तो भैया वो हरियाणा नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। तो अब हम लोग बात करें कि कैसे कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि ये खास जनजातियां हैं भैया, तो इनको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। तो भैया इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे होगा, कंट्रोल कैसे कैसे होगा इन 10 राज्यों का, वो किस में लिखा है, हमारे फिफ्थ शेड्यूल में लिखा है। तो फिफ्थ शेड्यूल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको फिफ्थ शेड्यूल समझ में आया हो। तो भैया अभी तक हमने इतना देख लिया, हमारा फिफ्थ शेड्यूल हमारा हो गया कंप्लीट। अब भैया बात करेंगे अपने सिक्स शेड्यूल के बारे में। तो क्या कहता है हमारा सिक्स शेड्यूल, तो भैया उसकी तरफ चलते हैं हम लोग पहले। तो अभी तक हमने टीयर्स में टी निपटा लिया, ई निपटा लिया, ए निपटा लिया, आर निपटा लिया, शेड्यूल से वाला अभी हमने निपटा लिया, यानी कि टीयर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब भैया बचता है हमारा ऑफ। ऑफ में सबसे पहले ओ देखेंगे हम लोग। ओ में देखेंगे भैया, अभी तक हमने शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया देख लिया, ठीक है। अब भैया इन जो 10 राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया, इनके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे राज्य जो बचे हुए हैं, जो दूसरे स्टेट की शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले शेड्यूल यानी कि सिक्स शेड्यूल के अंदर। तो कौन कौन से राज्यों और कौन कौन से राज्य के अंदर हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करेंगे, तो भैया वो राज्य हमारे कुछ इस प्रकार हैं। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे सिक्स शेड्यूल की। तो सिक्स शेड्यूल में हमें बताया गया है किसके बारे में, कुछ खास प्रकार की शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, कि इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कैसे होगा इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरिया के अंदर,
उन दूसरे राज्यों के बारे में बताया गया है जो कि अभी हमने 5th शेड्यूल के अंदर देखे थे। उन राज्यों को छोड़कर जो दूसरे राज्य हैं, उनकी जनजातियों और जनजातियों अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों के ऊपर कैसे प्रशासन करना है, तो भैया 6th शेड्यूल में लिखा है। और वो कौन-कौन से राज्य हैं? कौन-कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। तो भैया ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 6th शेड्यूल के बारे में, मतलब 6th शेड्यूल में इसके बारे में लिखा है कि यहाँ की जनजातियाँ और यहाँ की अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों को कैसे-कैसे कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो भैया कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है। कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है। और भैया अगर हम लोग बात करें कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे याद कर सकते हैं, तो भैया शॉर्ट ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार है, एटीएम स्क्वायर, यानी कि असम, त्रिपुरा और एम के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी कि मेघालय और मिजोरम। तो 2 प्रकार से हम लोग इसे याद कर सकते हैं, या फिर स्टेट का नाम ले लीजिए या फिर एटीएम स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है भैया 6th शेड्यूल के अंदर? उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे इसमें कि अगर आप लोगों को याद करना है, तो अगर आप लोग मैपिंग वगैरह वर्क ज़्यादा करते हैं, तो भैया आपको ध्यान दिख रहा, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भैया जो हमारे स्टेट्स हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात की, तो भैया वो लाइन्स लगे हुए हैं। असम के नीचे मेघालय है, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा के नीचे मिज़ोरम। तो भैया ऐसे ही याद करके पूरे लाइन से याद कर लीजिए, अगर अगर आपको वैसे याद नहीं करना तो। तो इस प्रकार हमारा 6th शेड्यूल भी कंप्लीट होता है। भैया अब बात करेंगे अपने 7th शेड्यूल के बारे में, यानी कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग वो अपना टीयर सपोर्ट भी हम निकाल लें, उससे समझ लें पहले। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? टी से टेरिटरीज देख ली, ई से एमोल्यूमेंट देख लिया, ए से अफर्मेशन देख लिया, आर से राज्यसभा को लेकर एलोकेशन कैसे कैसे होना वो देख लिया, एस से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया देख लिए, दूसरे राज्य भी देख लिए हमने। अब देखेंगे भैया, बात करेंगे एफ से फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि भैया अपनी शक्ति, एक राज्य या एक देश के अंदर अपनी शक्तियों का बंटवारा कर देना, तो वो होता है फेडरलिज्म। तो अगर हम लोग बात करें फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है, तो फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है, यानी कि हमने अपने देश के अंदर शक्तियों का बंटवारा तो किया है, यानी कि कुछ पावर्स हमने दे दिए हैं किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, कुछ पावर रहेगा यूनियन गवर्नमेंट के पास। और हम लोग बात करें कि पर ज़्यादा पावर किसके पास में है? ज़्यादा पावर यूनियन के पास में है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। इतना क्लियर है? और हम लोग बात करें कि कैसे-कैसे शक्तियों का बँटवारा किया गया, हम लोग अब उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया हमारे देश में कानून बनाने को लेकर अलग-अलग लिस्ट जारी हैं, तो किसके पास किस कानून को लेकर शक्तियाँ हैं उसके बारे में है। तो भैया जैसे कि अगर देश के अंदर कुछ मुद्दे हैं हमारे पास, ठीक है? तो जैसे कि अगर देश के अंदर 100 मुद्दे हैं, तो उनको लेकर शक्तियाँ किसके पास हैं? जैसे यूनियन लिस्ट आती है, तो भैया यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी सूचियाँ हैं हमारे पास, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी मुद्दे लिखे हुए हैं, तो भैया उसको बनाने की शक्तियाँ किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में शक्तियाँ हैं कि भैया वो यूनियन लिस्ट के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर कानून बना सकती है। और फिर दूसरी आती है भैया हमारी स्टेट लिस्ट। तो भैया स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे मुद्दे आते हैं जो कि केवल किसके पास पावर्स हैं? जो कि पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट भैया ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर हम लोग बात करें कि दोनों को मिलके फैसले लेने होते हैं, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो भैया दोनों को मिलकर डिसीजन लेना है कि भैया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मान के चलो कि भैया कुछ बात विवाद हो गई इनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भैया ये फैसला नहीं रखना है, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हाँ ये फैसला रखना है। तो भैया चलेगी किसकी उसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में चलेगी भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि भैया हमारे हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी चलने वाली है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो भैया जो हमारी पावर्स हैं वो स्टेट के पास थोड़ी कम है इन कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो भैया कैसे मुद्दों के लेकर अब हम लोग बात करेंगे पावर्स इनके बीच में एलोकेट की गई है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो भैया यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे यहाँ आते हैं 100 मुद्दे। जैसे कि हम लोग बात करें कि फॉरेन मिनिस्टर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने हैं तो भैया क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या उनके साथ रिलेशन बना सकती है। अब अगर मान चलिए कि मोदी जी को सॉरी योगी जी को जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को अगर मिलने ट्रम्प से अगर कुछ हम लोग बात करें प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है तो क्या वो जाके किसी ट्रम्प से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास ही रिलेशन बनाने की पावर होती है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हुई, बड़े-बड़े मेजर पोर्ट्स हुए तो भैया इनकी पावर किसके पास है? इनको लेकर कानून बनाने की पावर यूनियन लिस्ट यानी कि हमारा बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और वही हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने मुद्दे हैं? यूनियन गवर्नमेंट के पास में यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे पास 100 मुद्दे हैं जो कि कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है इन 11 मुद्दों को लेकर। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स है? 61 मुद्दों के पास इनके पास पावर है कि भैया स्टेट लिस्ट में जितने भी 61 मुद्दे हमारे उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट कैसे-कैसे कानून बनाती है तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि दोनों को मिला के कौन-कौन से काम मिल के कौन-कौन से कानून बनाए तो भैया 52 मुद्दे हैं। कितने मुद्दे हैं? 52 मुद्दे हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। इतना क्लियर हुआ? तो भैया अब हम लोगों ने देख लिया 7 शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है। 7 शेड्यूल के अंदर फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। कैसे-कैसे ये जो पावर्स हैं वो बँटवारा वगैरह हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने 8th शेड्यूल यानी कि ऑफ़िशियल लैंग्वेज के बारे में। तो कैसे-कैसे हम लोग पहले वही टीएट्स और फुल पीएम निकाल लेते हैं, उसी से हम लोग याद करेंगे क्योंकि उससे आसानी हो जाती है याद करने में। तो हम लोगों ने टीयर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, ऑफ पूरा कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे आज के बस आखिरी हमारा टॉपिक होने वाला है ओ से ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ के बारे में। तो भैया ऑफ़िशियल लैंग्वेज कैसी-कैसी इंडिया की हैं, कैसी-कैसी थी और कौन-कौन सी कब जोड़ी गईं बाद में, तो भैया उनके बारे में सब कुछ देखते हैं। अब भैया हम लोग समझेंगे किसके बारे में, हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ के बारे में। तो भैया इनिशियली जब हमारा संविधान बना था, अभी हमारे पास कितनी लैंग्वेजेज़ हैं? अभी हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेज़ हैं ऑफ़िशियल, ठीक है? जब हमारा संविधान बना था तो भैया तब हमारे पास कितनी लैंग्वेजेज़ थी? तब हमारे पास थी 14 इनिशियल लैंग्वेजेज़ कितनी थी? 14 और बाद में कितनी जोड़ दी गई? 18 लैंग्वेजेज़ जोड़ दी गई। कितनी लैंग्वेज जोड़ दी गई? 18 लैंग्वेज जोड़ दी गई। तो भैया एग्ज़ाम से हमारे पूछी जाती हैं, ये 8 लैंग्वेज ही पूछी जाती हैं। ठीक है? और कब और कौन-कौन से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये लैंग्वेजेज़ पूछी गई, कौन सी ईयर में चेंज की गई, तो भैया यही हमसे पूछा जाता है। तो भैया इनको समझते हैं। इन 8 लैंग्वेज को देख लेते हैं, बाकी 14 इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ये कौन सी 8 लैंग्वेजेज़ को जोड़ा गया। सबसे पहले हम लोग बात करें सिंधी को जोड़ा गया था कब? 1967 में जोड़ा गया था। कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया था सिंधी में। तो भैया ये एरिया आपको दिख रहा हो मैप में, ये पाकिस्तान में ये एरिया सिंध कहलाता है। तो भैया यहाँ के लोग क्या कौन-सी भाषा बोलते थे? सिंधी बोलते थे। और हमें पता है कि भैया हमारे देश का पार्टीशन हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो भैया पाकिस्तान के लोग कुछ यहाँ के लोग यहाँ वहाँ चले गए और वहाँ के लोग यहाँ पे आ गए। तो भैया अब काफ़ी नंबर जब यहाँ के जो उनके पूर्वज थे मतलब उस समय के लोग जो आए और उनके जब बच्चे हुए, बड़े हुए तो भैया अब ये इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है इंडिया की, इसलिए इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है ऑफ़िशियल लैंग्वेज के तौर पर। कब कर दिया गया था? 1967 में। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे ऐड कर दिया गया था। फिर बाद में 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड कर दिया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के मदद से। और अगर हम लोगों को अगर याद करना हो तो भैया यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो भैया गोवा वाले रीजन में कोंकणी बोली जाती है, यहाँ पे नेपाली हो जाती है। अब भैया आप लोग सोच रहे हैं नेपाली भाषा इंडिया में क्यों बोली जाती है? तो भैया हम लोग बात करें बहुत सारे लोग नेपाल से आके हमें पता है ओपन बॉर्डर से तो भैया बहुत सारे लोग आके इंडिया में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो भैया अब वो इंडियन बन चुके हैं। सालों साल से रहना है इंडिया में तो भैया इंडियन बन चुके हैं, तो भैया अब बड़ी काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन उनकी इंडिया में रहती है। इस वजह से उसे भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो भैया कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को एक साथ जोड़ दिया गया था कब? 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये यहाँ पे अगर आप लोग को याद करना हो तो भैया यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे करके ट्रायंगल बना के याद कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद बात करेंगे हमारी जो 4 लैंग्वेजेज़ थी वो एक साथ जोड़ दी गई थी। कौन-कौन सी लैंग्वेज थी वो देखते हैं। डोंगरी, 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 मैथिली, 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 मैथिली,
बोडो, 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 संथाली, संथाली, संथाली। तो ऐसे करके नाम मैंने बार-बार बोल दिए तो याद हो गए होंगे आपको। तो कौन-कौन से राज्यों में बोली जाती है इसको और देख लेते हैं। तो डोगरी बोली जाती है यहाँ कश्मीर साइड पे, ठीक है? और मैथिली बोली जाती है यहाँ पे बिहार साइड पे, बोडो बोली जाती है मणिपुर के साइड पे और संथाली बोली जाती है झारखंड के साइड पे, ठीक है? तो इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 2003 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू इसे हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। तो भैया उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। तो ये जितनी भी हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज थी हमने अपनी कंप्लीट कर ली और बाकी ये जो शेड्यूल बचे वगैरह और वो हम अपने अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।